मेरा महरम इश्क सीज़न 2 मुसन्फ़ा महर नूर किस्त नंबर 9। हुनैन कैंटीन में बैठी थी। उसे अपने पेपर की फ़िक्र हो रही थी। क्या हुआ हुनैन, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उसकी क्लास फेलो फ़िज़ा आकर उसके पास बैठी। कुछ नहीं, वो बस मुझे पेपर से पहले घबराहट हो जाती है। ये मसला तो मेरे साथ हमेशा से होता है। हुनैन के चेहरे पर भी इज़्तिराब था। फ़िज़ा ने अपने हाथ में मौजूद जूस का गिलास हुनैन के सामने रखा। अरे पागल, ये भी कोई टेंशन लेने वाली बात है। ये जूस पियो और चिल करो। उसने मुस्कुराकर हुनैन को रिलैक्स किया। हुनैन ने इस बात में सर हिलाया और जूस का ग्लास होंठों से लगा लिया। हुनैन के जूस पीने की देर थी। फ़िज़ा के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई। ये लो पेन किलर, सर दर्द करे या सर भारी हो तो खा लेना। उसने अपने बैग से एक गोलियों का पत्ता निकालकर हुनैन के हाथ पर रखा। हुनैन ने देखा वो पैनाडोल एक्स्ट्रा थी। उसने अपने बैग में डाल लिया। फिर वो उस लड़की का शुक्रिया अदा करती कैंटीन से निकल आई। फ़िज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके पास एक लड़का आकर खड़ा हुआ। काफ़ी अमीर है और तगड़ा शिकार भी। 4 घंटे तक ड्रग्स का असर शुरू हो जाएगा, तुम लोग रेडी रहना। फ़िज़ा ने इस लड़के को हिदायत दी। इन दोनों की आंखों में शैतानी चमक थी। फिर वो कैंटीन से बाहर निकल आए। हुनैन का पेपर बहुत अच्छा गया। वो पेपर देकर बाहर निकल गई। इससे पहले वो पार्किंग की तरफ जाती फ़िज़ा उसके पास आई। हुनैन, प्रोफेसर दानिश कह रहे हैं कि तुम्हारे लास्ट पेपर में कोई इशू शो हो रहा है। एक बार उनसे मिल आओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा पेपर मिसप्लेस हो जाए। उसकी बात सुनते ही हुनैन के चेहरे पर घबराहट नमूदार हुई। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। वो लाइब्रेरी में है, तुम्हें बुलाया है, जाओ बात कराओ। फ़िज़ा ने सब बताया। हुनैन सर हिलाती लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही लाइब्रेरी में दाखिल हुई उसे चक्कर आने लगे। सर गोल गोल घूमने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। हुनैन ने अपने सर को पकड़ा। इतने में पीछे से लाइब्रेरी लॉक्ड हो चुकी थी। ये सर तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। हुनैन ने बहुत मुश्किल से अपना दर्द से फटता सर काबू किया और वापस पलटी। मिस हुनैन, मगर उसके कानों में प्रोफेसर की आवाज़ पड़ चुकी थी। हुनैन वापस पलटी। यस सर। उसने बहुत मुश्किल से खुद को नॉर्मल किया। आपको आपका पेपर दिखाना है, उसकी एक शीट मिस है, आएँ? और हुनैन के चेहरे पर टेंशन नमूदार हुई। वो उनके साथ राहदारी की तरफ बढ़ी, मगर जैसे जैसे वो बढ़ रही थी वैसे वैसे आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा था। इससे पहले वो ज़मीं बोस होती, प्रोफेसर दानिश ने उसकी कलाई पकड़ ली। आर यू ओके? हुनैन को ज़मीन आसमान घूमते हुए महसूस हो रहे थे। प्रोफेसर दानिश 34 साल मुनासिब नकूश का मर्द था, मगर उस वक्त उसकी आंखों में अजीब सा तासुर था। हुनैन ने अपनी कलाई आज़ाद करवानी चाहिए, मगर उस शख्स की पकड़ काफ़ी सख्त थी। सर, मेरा हाथ छोड़े। एक तो चक्कर आ रहे थे, ऊपर से उसका सर फट रहा था। अचानक ही प्रोफेसर दानिश उसके करीब हुए। छोड़ने के लिए तो यहाँ नहीं बुलाया, खबासत से कहते इस शख्स ने हुनैन के चेहरे पर हाथ रखा और हुनैन के अंदर जैसे किसी ने आग लगा दी। उसका हाथ पूरी कुव्वत से उठा था और प्रोफेसर दानिश के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? ये जरूरत तो कभी इस शख्स ने भी नहीं की जिसकी मैं मलिकियत हूँ। टूटे फूटे लहजे में अल्फाज अदा करती हुनैन चकरा कर गिरी, मगर उसकी कलाई प्रोफेसर के हाथ में थी, इसलिए ज़मीन बोस नहीं हुई। हुनैन शाह ने ज़िंदगी में पहली बार इतनी हिम्मत दिखाई थी। प्रोफेसर दानिश का तो खून ही खौल उठा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? उसने हुनैन का मुंह दबोचा और फिर पूरी कुव्वत से हुनैन को एक थप्पड़ दे मारा और हुनैन होश में आई। उसे अपना गाल आग में झुलसता हुआ महसूस हुआ। खून का जायका मुंह में घुल गया था। हुनैन का चेहरा लम्हों में सुर्ख पड़ा। प्रोफेसर दानिश ने उसका मुंह दबोचा। बहुत अकड़ है ना तुझमें? आज मैं तुझे बताता हूँ कि मुझे थप्पड़ मारने का क्या अंजाम हो सकता है। उसके चेहरे पर गुर्राया। इन समय हुनैन की चादर ज़मीन बेहोश हो चुकी थी। उसका दुपट्टा फिसलता हुआ गले में आ चुका था। हुनैन की आवाज़ कम करना छोड़ गए थे। प्रोफेसर ने उसका बाजू और कंधा दबोचा और फिर उसकी शर्ट को वहाँ से चाक कर दिया। हुनैन शाह के वजूद में तकलीफ उठी और उसका एक हाथ सख्ती से हुनैन का चेहरा दबोचे हुए था। हुनैन ने बहुत हिम्मत करते कुव्वत से उसे धक्का दिया और उसे धक्का देती वो पीछे होने लगी। अगले ही पल प्रोफेसर दानिश ने उसे बुद्धि से पकड़ा और उसका सर पूरी कुव्वत से बुक रैक में दे मारा। हुनैन के मुंह से एक सिसकी निकली। आह, छोड़ो। वो पूरी कुव्वत से चलाई। आवाज़ सारी लाइब्रेरी में गूंजी। इससे पहले वो शख्स हुनैन के चेहरे पर झुकता। नैन, इस आवाज़ ने लाइब्रेरी के दरो दीवार हिला कर रख दिए। हुनैन ने अपनी बंद होती आंखों के साथ मीर असखान शाह का चेहरा देखा। प्रोफेसर दानिश तो घबरा ही गया। असखान एक ही जस्त में इस तक पहुंचा और पूरी कुव्वत से एक मुक्का प्रोफेसर दानिश के चेहरे पर दे मारा। मुक्का इस कदर जोरदार था कि प्रोफेसर का जबड़ा हिल गया और शायद एक दांत भी टूटा था। प्रोफेसर लम्हों में ज़मीन पर जा गिरा। इससे पहले हुनैन होश आवाज़ से बेगाना होती असखान उसकी तरफ पलटा और फ़ौरन उसे पकड़े अपने सीने के करीब किया। सर पर लगी चोट की वजह से वो अपनी आवाज़ खो रही थी। उसने धुंधली होती बसीरत के साथ मीर असखान शाह का चेहरा देखा। मीर, आप आ गए। टूटे फूटे लहजे में एक फ़िक्र अदा करते हुए उसकी बाहों में ही झूल गई और असखान शाह की आंखें तकलीफ़ की ज़्यादती से लाल हो गईं। नैन, आंखें खोलो।
असखान पूरी कुव्वत से चिल्लाया, उसका गाल थपथपाया, मगर वो साकत हो चुकी थी। असखान ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली, जबड़ा सारा सुर्ख हो चुका था। एक गाल पर उंगली के निशान थे, होंठ का किनारा फट गया था, सर से खून निकल रहा था, उसकी काली फ्रॉक का बाजू फट चुका था। असखान शाह के शैतान को प्रोफेसर दानिश ने जगा दिया था। आज उसे असखान शाह के कहर से कोई बचाने वाला नहीं था। असखान ने पूरी शिद्दत से उन्हें अपने सीने में भींच लिया, एक हाथ सख्ती से उसकी कमर के गिर्द बांधे। वो वापस पलटा और एक नज़र उस प्रोफेसर को देखा जो अपने नाक से निकलता खून साफ किए ज़मीन पर से उठ रहा था। असखान ने एक नज़र पास ही मौजूद सोफे पर डाली। हुनैन को अपने बाहों से भरते इसने वहाँ सोफे पर लिटाया और उसकी शाल उठाकर उसके ऊपर दी। उसके बाद असखान शाह पूरी कुव्वत से उस प्रोफेसर की तरफ बढ़ा। एक झटके से उसका गिरबान पकड़े उसने एक साथ इतने मुक्के उस प्रोफेसर के चेहरे पर रसीद किए कि उसकी शक्ल लहूलुहान हो गई। हिम्मत कैसे की मेरी बीवी को हाथ लगाने की? वो बोला नहीं था, धाड़ा था। अचानक ही उसके अंदर जुनूनी बन आ गया। असखान ने उसका सर पूरी कुव्वत से दीवार में दे मारा। आज तक मैंने उसे छूने की हिम्मत नहीं की, तो तुमने कैसे हाथ लगाया? वो इस वक्त दरिंदा बना चीखा था। एक हाथ से उस प्रोफेसर का बाजू मरोड़ा, उसके अंदर आग लगी थी, आंखों से वहशत टपक रही थी। दूसरे हाथ से अपना मोबाइल निकाला, फार्म हाउस में मौजूद गार्ड्स को फ़ोन किया। 5 मिनट से पहले तुम लोग यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद हो। संजीदगी और सख्ती से हिदायत करता वो दोबारा प्रोफेसर दानिश की तरफ मुतवज्जह हुआ। मेरी बीवी पर मैली निगाह डालकर तुमने अपनी मौत को दावा दी है। तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े करूंगा कि कोई गिन नहीं पाएगा। सबसे पहले तुम्हारे हाथ और आंखें, इनको अलग करूंगा। असखान के एक एक लफ्ज़ से वहशत और शैतानियत टपक रही थी। वो इसे घसीटता हुआ लाइब्रेरी से बाहर लाया, जहाँ गार्ड्स भागते हुए पहुंच चुके थे। इनके कदमों में इस वक्त प्रोफेसर को फेंका। इस शख्स को अच्छे इस शख्स की अच्छे से खातिर तवाज़ो करना। असखान शाह की औरत को तकलीफ़ दी है। गार्ड्स को देखकर वो चिल्लाया। वो फ़ौरन इसे पकड़ते बाहर निकल गए। वो वापस अंदर भागा, हुनैन के पास घुटनों के बल बैठा। नैन, ये देखो मैं आया हूँ, तुम्हारा अमीर। चलो शाबाश, आंखें खोलो। उसने हुनैन का गाल थपथपाया, मगर वो होश में नहीं आई। असखान ने फ़ौरन उसे अपनी बाहों में उठाया और लाइब्रेरी से बाहर निकलता चला गया। उसे गाड़ी तक लाकर गाड़ी में बिठाया, सीट बेल्ट पहनाई और फिर उसने फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट की। मौसम अचानक ही ख़राब हुआ था। तेज़ हवाओं के साथ बहुत तेज़ बारिश बरसने लगी थी। बारिश इतनी तेज़ थी कि वो गाड़ी भी ड्राइव नहीं कर पा रहा था। बहुत मुश्किलों से वो गांव तक आया। गाड़ी पोर्च में पार्क करते दोबारा हुनैन को अपनी बाहों में उठाए वो हवेली में दाखिल हुआ। हवेली सारी खामोशी में डूबी हुई थी। असर का वक्त हो चुका था। वो सीधा हुनैन को इसके कमरे में लाया, उसे बेड पर लिटाकर जल्दी से सारी अलमारियां खोलकर वो फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगा। 2 मिनट की मेहनत के बाद वो इसे मिल गया। वो बॉक्स पकड़ता हुआ फ़ौरन बेड पर चढ़कर उसके सराहने बैठा और उसके सर का जख्म रुई से साफ कर किए दवा लगाकर पट्टी की। चोट बहुत ज़्यादा गहरी तो नहीं आई थी, मगर हुनैन को तकलीफ दे रही थी। सर से होती नज़र उसके गाल और लबों तक गई। असगार ने लब भींच कर गुस्सा काबू किया और फिर फर्स्ट एड बॉक्स से क्रीम निकाल कर उसके गाल और होंठ पर लगाई। नज़र उसकी बंद आंखों तक गई। असगार ने झुकते उसके माथे पर लब रखे। तुम नहीं जानती, तुम असगान शाह का सिर्फ इश्क नहीं हो, जुनून और दीवानगी हो। कितनी कोशिश करता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो, मगर तुम भी बहुत जिद्दी हो, मुझसे दूर जाते ही नहीं हो। पागलपन की हालत में बड़बड़ाते हुए वो बेड से उठा, उसके ऊपर कंफर्टर दिया। आज मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया, इसलिए तुम्हें छूने की गुस्ताखी कर चुका। असगान शाह की आंखों में नमी चमकी थी। उसने झुकते दोबारा हुनैन के माथे पर लब रखे। आज ज़िंदगी में पहली बार मेरे इन लबों ने तुम्हारे चेहरे को छुआ है। आज तो वक्त को रुक जाना चाहिए नैन। इसके बाल चलाते वो सरगोशी कर रहा था। फिक्र मत करो, जिसने तुम्हें तकलीफ़ दी, इस शख्स का कत्ल मुझ पर फ़र्ज़ हुआ। तुम्हें तकलीफ़ देने वाले हर एक शख्स को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें तकलीफ़ देने का हक सिर्फ मेरा असगान शाह का है। तीसरी बार झुकते उसके माथे पर लब रखते वो उठा, फिर पीछे हटा और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे हुनैन बेहोश पड़ी रह गई। अगर वो अपने होशो हवास में उस शख्स के लबों से इजहार सुन लेती तो शायद खुशी और हैरानगी के साथ शौक और सदमे से पागल हो जाती, मगर अफसोस वो होश में ही नहीं थी। वो नीचे आया, मुलाजमा को हिदायत की कि जैसे ही उन्हें होश में ऐसे खाना खिलाया जाए, क्योंकि इस वक्त वाले सारे कराची गए हुए थे आलिया बेगम की मौत की वजह से। वो दोबारा हवेली से बाहर निकला, अपनी गाड़ी में बैठा। बारिश और तूफान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। वो सबसे पहले वापस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आया। यूनिवर्सिटी काफ़ी हद तक सुनसान थी। कुछ स्टूडेंट्स थे, मगर वो भी क्लासेस में बैठे थे क्योंकि बारिश हो रही थी। असखान पागलों की तरह फर्श पर कोई चीज़ ढूंढने लगा। पूरे आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे वो ब्रेसलेट मिला जिसने 1.5 साल पहले हुनैन शाह की सालगिरह पर उसे तोहफा दिया था। वाइट कलर में डायमंड का वो ब्रेसलेट बुक रैक्स के दरमियान अटका हुआ था। असगान ने वो ब्रेसलेट निकाला, उसे अपनी पॉकेट में डालकर वो दोबारा यूनिवर्सिटी से निकल आया। उसका इरादा फार्म हाउस जाने का था, मगर आधे रास्ते में उसका फ़ोन बज उठा। हेज़ल की कॉल आ रही थी। उसने सलाम किया, जी अम्मा साईं। दूसरी तरफ हेज़ल कुछ पुरसुकून हुई। असगान, कहाँ हो तुम? हेज़ल की परेशान आवाज़ आई।
میں کچھ کام سے حویلی سے باہر نکلا ہوا تھا، بارش کافی تیز تھی اس لیے اس نے گاڑی ایک سائڈ ہی روک دی۔ ہم فی الحال واپس حویلی نہیں آ سکتے، طوفانی بارش ہے، اوپر سے راستے بھی سارے بلاک ہو چکے ہیں، تم واپس حویلی چلے جاؤ، حنین اکیلی ہے، انہیں ملازمین کے سارے مت چھوڑنا۔ میں نے اس کے موبائل پر کال کی تھی مگر کسی نے ریسیو نہیں کی، پلیز اس کا دھیان رکھنا، حالہ بہت پریشان ہو رہی ہے۔ ہیزل کی بات پر اذکان نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، کافی بے رخی سے کہتے اس نے فون بند کر دیا اور گاڑی واپس موڑ لی۔ وہ فارم ہاؤس جانے کی بجائے فی الحال حنین کے پاس رہنے کو ترجیح دینے والا تھا۔ وہ جب تک گاؤں پہنچا رات کے 8 بج چکے تھے۔ حنین کو شاید 6 بجے کے بعد جا کر ہوش آئی۔ وہ اپنا دکھتا سر لے کر اٹھ کر بیٹھی، حیرانی سے آس پاس دیکھا، وہ اپنے ہی بیڈ روم میں تھی مگر وہ یہاں کیسے آئی؟ بہت سوچنے کے بعد بھی اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ اس نے اپنا بازو دیکھا جو پھٹا ہوا تھا، حنین کی آنکھوں کے سامنے دھندلے سے منظر نمودار ہوئے۔ اس نے بہت یاد کرنے کی کوشش کی مگر کچھ یاد نہیں آیا۔ وہ سارے خیالات جھٹک کر اپنا حلیہ ٹھیک کرنے کے لیے اٹھی اور واش روم میں بند ہوئی۔ 10 منٹ بعد وہ فریش ہوتی اپنے کپڑے چینج کیے باہر نکلی اور اس وقت اس نے میرون کلر کے گھٹنوں کو چھوتی فراک پہن رکھی تھی۔ مشل کو فراک میں دیکھ کر اسے بھی فراکس پہننے کی عادت سی ہو گئی تھی مگر پھر وہ بھی کبھی کبھار شرٹ پہن لیتی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچتی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ حنین کا دھیان موبائل کی طرف گیا، کوئی اننون نمبر تھا۔ کچھ دیر وہ الجھتی نگاہوں سے موبائل کو دیکھتی رہی، پھر کان سے لگایا۔ موبائل کان سے لگانے کی دیر تھی، دوسری طرف کسی مرد کی کوئی انجان سی آواز کانوں میں پڑی۔ اگر اپنی عزت پیاری ہے مس حنین شاہ تو کل شام سے پہلے ہی پہلے 25 لاکھ میسج میں دیے گئے ایڈریس پر پہنچا دینا، ورنہ تمہاری ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو جائے گی۔ بنا حنین کی کوئی بات سنے فون بند ہو چکا تھا۔ حنین کے تو دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ وہ کس ویڈیو کی بات کر رہا تھا؟ اس نے حیرت اور بے یقینی سے اپنا موبائل کھول کر دیکھا جہاں کچھ سیکنڈز کی ایک ویڈیو اور ایک ایڈریس آیا ہوا تھا۔ اس نے ویڈیو اوپن کی، وہ بس کچھ ہی سیکنڈز کی تھی جب وہ چکرا کر گرنے والی تھی اور پروفیسر دانش نے پکڑے اسے اپنے بہت قریب کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ نہیں پتہ چلا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی اور حنین کو اپنے سر پر آسمان پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے یاد آیا وہ لائبریری میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں۔ اس نے کوئی رپلائی نہیں کیا تو دوبارہ ایک میسج آیا، اگر تم نے انکار کرنے کی کوشش کی تو میں ابھی اس وقت تمہاری حویلی پہنچ کر تمہاری ساری فیملی کو یہ ویڈیو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ تم کس قدر گھٹیا لڑکی ہو۔ حنین کو سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی، اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بنا کسی وجہ کے اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پڑے بیگ پر گئی، یقیناً یہ بھی اذکان ہی لایا تھا جب وہ حنین کو بے ہوشی کی حالت میں یونیورسٹی سے حویلی تک لایا۔ حنین کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ حویلی تک کیسے آئی اور کون تھا یہ جو اسے بلیک میل کر رہا تھا، اور اس سے زیادہ کسی نے اس کی گلائی کیسے پکڑ لی۔ حنین نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی، پھر اسے اس طرح رگڑنے لگی جیسے وہ گندگی میں لپٹ گیا ہو۔ سر کا درد مزید بڑھتا جا رہا تھا، کچھ شاید اسے اس جوس میں ملائے ڈرگس کا اثر تھا۔ حنین اپنے حواس کھو رہی تھی۔ وہ اپنے بیگ تک آئی اور اس میں سے وہ گولیوں کا پتہ باہر نکالا، پھر ایک ساتھ 2 گولیاں نکال کر پانی کے ساتھ نگل گئی اور وہی کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ سر درد فوراً ہی غائب ہو گیا۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی مگر حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ باہر بارش زوروں سے جاری تھی۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس سے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اس کے چہرے پر بھی کچھ چوٹ لگی ہے۔ حنین اس وقت ہوش میں تھی ہی نہیں۔ اچانک بجلی بہت زوروں سے گرجی اور لائٹ بند ہو گئی۔ حنین ایک چیخ بلند ہوئی، اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکلی اور نیچے بھاگی۔ اسے یہی لگا تھا کہ شاید ساری حویلی والے نیچے موجود ہیں۔ اذکان جو حویلی میں داخل ہو رہا تھا، اس سے پہلے وہ سیڑھیاں چڑھتا حنین خوفزدہ سی بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر اسے ٹکرائی۔ آہ! اس سے پہلے اذکان کچھ سمجھتا حنین کی چیخیں ساری لاؤنج میں گونجنے لگیں۔ وہ پہلے سے ہی خوفزدہ تھی، اوپر سے کسی سے ٹکرا گئی۔ اذکان نے فوراً اسے کمر سے پکڑے اپنے ساتھ لگایا۔ ریلیکس، میں یہیں ہوں۔ ریلیکس، یہ میں ہوں۔ اس کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ حنین نے آواز پہچاننے کی کوشش کی۔ وہ حنین نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ کیا ہوا ہے؟ اذکان نے اس کے بکھرے بال چہرے سے پیچھے ہٹائے دریافت کیا۔ وہ خوف سے آس پاس ساری حویلی کو دیکھ رہی تھی جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ میر، وہ لڑکا، وہ کہہ رہا تھا کہ 25 لاکھ دو ورنہ تمہیں بدنام کر دوں گا، ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بتاتی ہوئی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اذکان اس کی بات کا مطلب بالکل نہیں سمجھا مگر اس کے رونے نے تکلیف پہنچائی۔ اچھا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، کون ہے لڑکا، کون پریشان کر رہا ہے، رونا بند کرو۔ اذکان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ سارے ضبط توڑتی آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی اور اذکان شاہ ساکت رہ گیا۔ وہ اگلی سانس نہیں لے سکا۔ اسے لگا کہ شاید ابھی اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ ایک پل کے لیے سب کچھ ٹھہر گیا، صرف کانوں میں برستی بارش کی آواز تھی۔ اذکان کا دماغ مفلوج ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچتا سمجھتا حنین کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کی کمر تک آ چکے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے،
यहाँ बहुत अंधेरा है, उसके सीने से लगी सिसक कर अब उससे बता रही थी। उसकान जैसे होश में आया, फ़ौरन अपने सुन हाथ उठाए और उसकी कमर के गिर ले जाकर मजबूती से सार बनाया। रिलैक्स, मैं यहाँ हूँ ना, तुम्हारे साथ। नरमी से उसका सर और कमर थपथपाई। हुनैन के बहते आंसू थम गए। उसने भीगी आंखें उठाकर असखान को देखा। क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? यकीनन वो अपने होश में नहीं थी। असखान को महसूस हुआ वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? असखान ने फिक्रमंदी से पूछा। हुनैन ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे बहुत डर लग रहा है। बड़बड़ाती हुई वो दोबारा उससे लिपट गई। अब असखान को यकीन हो गया कि वो अपने होश व हवास में नहीं है। उसने हुनैन का चेहरा पकड़े ऊपर किया। तुमने कुछ खाया? नरमी से सवाल पूछा। हुनैन ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे बस डर लग रहा है। उसकी आवाज़ भी कँपा उठी। चलो आओ। उसकान उसे साथ लिए सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ उसके कमरे में आया। इतने में एक झमाके से लाइट आ गई और हवेली दोबारा रोशन हो गई। अब बताओ कौन तंग कर रहा है? उसे बेड पर बिठाया। उन्होंने अपने मोबाइल की तरफ इशारा किया। वो मोबाइल में है। उसकान हैरान हुआ, वो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। उसने बेड पर पड़ा हुनैन का मोबाइल उठाया, फिर सारी चैट चेक की और जैसे ही वो वीडियो की आंखों के सामने आई, उसकान चार ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भेज लीं। फिर फ़ौरन ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल पर सेंड करते उसने वो नंबर हुनैन के व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया। फिक्र मत करो, अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। मैं खुद इस लड़के को देख लूँगा और उसका अच्छे से इलाज करूँगा जो मेरी बीवी को तंग कर रहा है। उसने दोबारा हुनैन के माथे पर आए बाल पीछे किए। उसे अपने साथ इतने करीब बैठे देख हुनैन दंग रह गई। आप मेरे ख्वाब में आए हैं ना? असगान शाह की मोहब्बत पाश नज़रों से देखती हुई वो सवाल करती। इस वक्त कोई मासूम बच्ची लगी। असगाना चाहते हुए भी मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं मेरी जान, ये हकीकत है। असगान ने उसके गाल पर हाथ रखा और हुनैन तो हैरतों में गिरी। मगर मुझे ये तो ख्वाब लग रहा है। उसने यकीन करने के लिए असगान के चेहरे को छूना चाहा। असगान ने एक नज़र उसका कपकपाता हाथ देखा, फिर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़े अपने गाल पर रखा। यकीन कर लो, यही हकीकत है। आज तो असगान शाह की आंखों में मुस्कुराहट ही अलग अलग थी। हुनैन अब तक बेयकीन थी। असगान को अचानक कुछ याद आया। उसने अपनी जेब से वो ब्रेसलेट बाहर निकाला और हुनैन की कलाई पकड़ी, इसमें पहनाया। आज के बाद ये कहीं कभी उतरना नहीं चाहिए, ये तुम्हारी तरह बहुत अनमोल है। और हनैन जो होश हवास तो पहले ही खो चुकी थी, मदहोशी में भी वो हैरान थी। ये आपने मुझे दिया था? उसके लबों से ये सवाल बेसाख्ता निकला। असगार ने ब्रेसलेट पहनाने के बाद उसका हुक लॉक किया और अपना चेहरा उठाकर हुनैन को देखा। बिल्कुल, ये मैंने ही दिया था। और हुनैन साकत रह गई। लेकिन ये तो, अल्फाज उसके हलक से निकलने से इनकारी थे। उसे अचानक चक्कर आने लगे। उसने अपना दुखता सर पकड़ा। क्या हुआ तुमने? क्या खाया है? असगार ने संजीदगी से देखा। उसकी गिरी आंखें सुर्ख हो रही थीं। कुछ भी नहीं, बस सर दर्द कर रहा था तो बस सर दर्द की गोलियां खाई, वो भी मासूमियत से बताती गई। असगान काफ़ी हैरान हुआ। कौन सी गोलियां खाई हैं, मुझे दिखाओ। उसे कहीं ना कहीं किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। वो बेड से उठी, अपने बैग तक आई और वहाँ से वो गोलियों का पता निकाल कर असगान के हवाले किया। असगान ने हैरत से वो गोलियाँ देखी और जैसे ही उसके दिमाग में सारी बात प्रोसेस हुई, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? उसने कुछ गुस्से से हुनैन से पूछा। हुनैन अचानक ही सहम गई। मेरी क्लास फेलो ने दी थी। वो खौफजदा से हुई असगान को देख रही थी। ओह बेवकूफ़ लड़की, तुम वाकई बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। ये सर दर्द की गोलियां नहीं हैं, ये ड्रग्स हैं। और लफ्ज़ ड्रग्स पर हुनैन को अपने सर पर ज़मीन और आसमान घूमते महसूस हुए। वो देखने से तो पैनाडोल की गोलियां ही लग रही थीं, मगर हकीकत में वो वाकई ड्रग्स थे। कि तुमने कहाँ से ली और कितनी खाई हैं? असगान फ़ौरन उठकर उसके पास आया। हुनैन सहम कर पीछे हटी क्योंकि अचानक ही असगान गुस्से में आया था। आज सुबह कॉलेज में ही मेरी क्लास फेलो ने दी थी और बस 2 ही खाई हैं, उसने मासूमियत से बताते हुए अपने हाथ से वी का निशान बनाया। और असगान का दिल चाह से अपना सर पीट ले, इसलिए वो होश में नहीं थी। अजीब अजीब बहकी बहकी बातें कर रही थी। असगान ने फ़ौरन वो गोलियाँ ज़ाया की। इन सबको वो वॉश बेसिन पर बहा चुका था। लड़की कौन है जिसने दी थी? उसका नाम बताओ। उन्होंने फ़ौरन अपना मोबाइल उसके सामने किया, जहाँ पर फ़िज़ा का नंबर और नाम और हर चीज़ लिखी हुई थी। असगान ने वो सब कुछ नोट कर लिया। हुनैन को अब चक्कर आने लगे थे। इससे पहले वो घबरा कर गिरती, फ़ौरन असगान ने उसे अपने बाजू में समा लिया। मैं तुम्हें बेवकूफ़ कहता हूँ तो ऐसे ही नहीं कहता। वाकई तुम बेवकूफ़ हो। किसी पर इतनी जल्दी यकीन कैसे कर सकती हो? असगान के लहजे में दबा दबा गुस्सा था। हुनैन ने भी गुस्से से अपना आप उससे आज़ाद करवाया। क्या बार बार मुझे बेवकूफ़ कह रहे हैं? अपना चकराता सर बहाल करते हुए उससे सवाल पूछ रही थी। क्योंकि तुम हो, इसीलिए। इस बार असगान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हुनैन को तो गुस्सा ऐसा आया कि हद नहीं। हाँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। एक, वो आपकी नैना ही अक्लमंद है। अचानक उसके अंदर गुस्से का उबाल तेज हुआ। असगान ने उसके इतने क्यूट फेस को देखकर मुस्कुराहट जब्त करने के चक्रों में था।
तुम्हारा और नैना का क्या मुकाबला? संजीदगी से उसकी आंखों में आंखें डाले असखान ने जैसे ही अल्फाज अदा किए, हुनैन के दिल की धड़कन तेज हुई। हाँ ठीक कहा, मेरा क्या मुकाबला, इसलिए तो आप उससे मोहब्बत करते हैं और मुझे मुझे देखना भी गवारा नहीं करते। उसकी आंखों में अचानक ही नमी चमकी और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी। असखान की मुस्कुराहट तो अगले ही पल सिमट गई। एक तो पता नहीं तुम इतना रोती क्यों हो। वो जैसे बेजार हुआ, मगर हुनैन होश में कहाँ थी। उसके ड्रग्स के जेर असर वो इस वक्त मुकम्मल हवास में नहीं थी। हाँ, मैं तो रोती हुई भी बुरी लगती हूँ, बस आपको वो नैन ही अच्छी लगती है। इस बार उसने ऐसी तकलीफ से कहा कि असखान के सीने में तकलीफ हुई। तुम्हें किसने कहा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? असखान ने बेहद बेयकीनी से पूछा। हुनैन ने अपना बाजू उससे आज़ाद करवाया। ना सिर्फ उससे दूर हुई बल्कि 2 कदम चलकर पीछे भी हुई। सब जानती हूँ मैं, जिस तरह आप उससे बातें करते हैं और तो और उसका नाम अपने बाजू पर डाल रखा है। अपने आंसू साफ करते हुए शिकायत कर रही थी। असखान ने हैरत से अपने बाजू की तरफ देखा। वहाँ पिंक कलर का एक रिबन बंधा हुआ था जिस पर नैन लिखा हुआ था। असखान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम तो जेलस हो रही हो? उसने मुस्कुराहट जब्त करते सवाल पूछा, मगर हुनैन के रुके आंसू दोबारा बहने लगे। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो आपको उसके अलावा कोई और नज़र नहीं आता? उसने असखान का गिरबान मुट्ठी में पकड़ा। उसकी आंखों में आज पिछले 18-19 सालों के सारे शिकवे थे। असखान पल में संजीदा हुआ। कसम से बहुत बेवकूफ़ हो। इस बार उसे वाकई कौफत हुई थी। हुनैन ने गुस्से से उसका गिरबान छटक दिया। हाँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ ना आपकी वो नैन, वो तो समझदार है। चल भनकर कहती वो शीशे के सामने जाकर खड़ी हुई। फिर एक नज़र अपने आप को देखा। आखिर क्या कमी है मुझ में? हसरत से कहते हुए वापस पलटी। असखान ने आईब्रो उचकाई। ये तो तुम जानो। अब उसे तंग कर रहा था। हुनैन की नज़र अचानक ड्रेसिंग पर पड़ी। नैना की मैरून कलर की लिपस्टिक पर गई। उसने फ़ौरन वो लिपस्टिक उठाकर अपने होंठों पर लगा ली। इससे पहले वो मेकअप का सामान भी उठाती, असखान ने एक ही झटके में उस तक पहुंचा और उसके हाथ से सारा सामान पकड़े नीचे रखा। ये क्या कर रही हो? कुछ गुस्से से पूछा। आपको वो नैना अच्छी लगती है तो मैं वैसे ही बन जाऊंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे इग्नोर मत किया करें। तकलीफ से लहजे के साथ कहते उसने दोबारा असखान के गिरबान पर हाथ रखा। इस बार असखान की आंखों में भी नमी उभरी। तुम्हें किसने कहा कि वो नैना ही नैन है? तुम्हारा दिमाग काम करता है या नहीं, बेवकूफ़ लड़की? तुम्हारे नाम में भी तो नैन आता है और मेरी नैन कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। आखिरकार उसके लबों से इजहार हो ही गया और हुनैन कितनी देर साकत निगाहों से उसे देखती रह गई। फिर जैसे उसका दिमाग मफलूज हुआ, वो कहका लगा कर हंस पड़ी। ये मुझे बार बार नैन कहना बंद करे, मैं वो नैन नहीं हूँ। हंसने के बाद वो अचानक रोने लगी। मुझे चक्कर आ रहे हैं, सर फट रहा है। इससे पहले वो दोबारा ज़मीन बोस होती है, सखान ने दोबारा उसे अपनी बाजू में भरा, उसे अपने करीब किए सीने से लगाया। तुम ही मेरी नैन हो। अगर हुनैन में से हे निकाल दें तो पीछे नैन बचता है। तुम ही मेरी नैन हो, बेवकूफ़ लड़की। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच सकता हूँ? कितनी कोशिश करता हूँ तुम मेरे करीब मत आओ, मगर तुम हो के जानबूझकर मुझे बेबस करती हो कि मैं तुम्हें खुद से दूर झटकूँ। इतना मुझे अपने शहर में बांध चुकी हो कि मुझे आधी रात को तुम्हारी एक दीदार के लिए तुम्हारे कमरे में आना पड़ता है। देखो तो मैं छुप छुप कर कैसे अजीब काम करने लगा हूँ। वो जैसे अपनी ही हालत का मजाक उड़ाता हुआ सा था। उसने हुनैन का चेहरा ऊपर उठाया। कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो। तुम नहीं जानती, तुम मेरा इश्क सह नहीं पाओगी। मेरा जुनून और दीवानगी तुम्हें राख कर देगा। तुम तबाह हो जाओगी, मत करो ये। असखान ने दोबारा उसे समझाना चाहा। हुनैन कितने ही पल साकत उसके चेहरे को देखती रह गई। फिर वो दोबारा हंस पड़ी। अच्छा मजाक था, आप कैसे मुझसे इश्क कर सकते हैं? ये वाकई मैं ख्वाब देख रही हूँ। अब उसे बाकायदा चक्कर आने लगे थे। आंखों के सामने भी अंधेरा छा रहा था। कुछ पल के लिए तो उसे असखान का चेहरा भी धुंधला लगा। असखान इस बार तकलीफ से मुस्कुराया। यही सच है, तुम मेरा इश्क हो, दीवानगी हो, जुनून हो, पागल लड़की। तुमने मुझे पागल कर दिया है। असखान ने झपटे उसके माथे पर लब रखे और हनैन को तो हार्ट अटैक आते आते बचा। उसकी आंखें एक बार पूरी बंद हुईं। असखान ने उसका चेहरा थपथपाया। नैन मेरी जान, क्या हुआ? आंखें खोलो। शायद वो ड्रग्स की वजह से अपने होश खो रही थी। अचानक ही उसके सीने से लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, यह सब ख्वाब लग रहा है। उसकी आवाज़ में हर तरह का जज्बा था जो असखान महसूस कर सकता था। दुआ करो ये ख्वाब ही हो, और कल सुबह जब सोकर उठो तो तुम ये ख्वाब भूल गई हो। असखान के लफ्ज़ों में ऐसी अजियत थी कि हुनैन की रूह कँप उठी। उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया और अपना चेहरा पीछे किया। आपको समझ क्यों नहीं आती? मैं नहीं रह सकती आपके बिना। क्यों देते हैं इतनी तकलीफ़? उसने असखान का गिरबान पकड़ा, उसे झंझोड़ डाला। असखान ने नरमी से उसके कमर के गिर्द हाथ रखा। अगर तुम मेरे साथ रही तो तबाह हो जाओगी, इसलिए चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। नहीं, मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूँ।
मगर हुनैन इस वक्त कहाँ होश में थी। वह कुछ ऊपर उठी और फिर उसने असखान के कान के पास झुकना चाहा, मगर वो बमुश्किल उसकी गर्दन तक आई। उसके होंठ असखान की गर्दन पर मस हुए। असखान के सारे वजूद में करंट दौड़ पड़ा। उसने एक ही झटके से हुनैन को खुद से दूर किया। मत करो, तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसका छूना दिल के सारे तार छेड़ गया। हुनैन की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। बहुत तकलीफ़ देते हैं मुझे, नफ़रत है मुझे, नफ़रत करती हूँ मैं आपसे। वो रोते हुए उससे दूर हट गई। असखान को एक बार फिर उसके आंसू तकलीफ दे गए। वो अजीब दोराहे पर खड़ा था, जहाँ ना उसे छोड़ सकता था ना अपना सकता था। वो दोबारा हुनैन के करीब हुआ और उसे शिद्दत से अपना सीने से लगा लिया। एक बार फिर हुनैन के होंठ उसके गिरेबान तक आए और वहाँ भी लिपस्टिक का निशान छोड़ गया। तुम समझती क्यों नहीं हो, मोहब्बत करने वालों को ये दुनिया निगल लेती है। क्या तुम भूल गई हो बलवशार हमदान कुरैशी का क्या हाल हुआ था? क्या तुम भूल गई हो आफिया शार अलमीर शाह का क्या अंजाम हुआ था? क्या तुम भूल गई हो मशल शार असलाम शाह को लोगों की नज़र खा गई? मैं नहीं चाहता तुम मेरे साथ रहो। इस बार असखान शाह की आंखों से आंसू बहते हुए उसके बेड में जज्ब हुए। तुम नहीं समझ सकती, अगर तुम एक बार मुकम्मल तौर पर मेरी हो गई, फिर तुमसे दूर जाना मेरे लिए नामुमकिन होगा। तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लूँगा और मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता। अगर एक बार तुम मेरी हो गई तो फिर ये सारा ज़माना भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ, इश्क में जुदाई आ जाती है। मुझे डर लगता है लोगों की नज़रों से। मैं तुम्हें भागकर खो नहीं सकता। समझ क्यों नहीं आती? मोहब्बत इश्क इंसान को कमज़ोर करता है। मैं कमज़ोर नहीं होना चाहता। हुनैन से अलग होते उसने हुनैन के कंधों से पकड़े, झिंझोड़ा। हुनैन कहाँ इसकी कोई बात समझ और सुन रही थी। उसकी आंखों के सामने तो अंधेरा छा रहा था। मीर, उसने सरगोशी की और असकान शाह का सारा वजूद बर्फ़ की तरह जम गया। प्लीज़ मेरे पास रहें, कहीं मत जाएं। मुझे मुझे तकलीफ़ हो रही है। यकीनन वो ड्रग्स अपना असर कर रही थी। असगान फ़ौरन उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। जब उसके बाजू में झूल चुकी थी, उसके होंठ अब भी हिल रहे थे। असगान ने उसे उठाकर बेड पर लिटाया। सो जाओ नैनशा, और उसको एक खूबसूरत ख्वाब समझकर भूल जाना। यह हकीकत नहीं है, ये सिर्फ ख्वाब है। मैं दुआ करूँगा तुम कल सुबह उठो तो ये रात भूल जाओ। तुमने मीराज खान शाह का जो रवैया देखा, ये सब भूल जाना, क्योंकि ये सिर्फ अपनी नैन के लिए था। कल सुबह तुम दोबारा नैन से हुनैन बन जाना। फ़िलहाल मैं तुम्हारे साथ अजनबी ही रहना चाहता हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बाल सहलाने लगा और हुनैन गहरी नींद के वादे में उतर गई। जब असखान को यकीन हो गया कि वो सो गई तो उसके चेहरे के करीब हुआ, छुपकर उसके माथे पर लब रखे, फिर उस पर ब्लैंकेट ठीक और कमरे से बाहर निकल गया। अब बारिश काफ़ी हल्की हो गई थी, मगर ठंडी हवाएं अब भी बहुत तेज़ चल रही थीं। जारी है।